नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे पानी की। पानी जिंदगी है। एक बड़ी मईशत पानी पर इन्हिसार करती है। वैसे ही हयातियाती निज़ाम या इकोसिस्टम भी पानी में ही नशोनुमा पाता है। और मेरे साथ अपनी बात में जो लोग बैठे हैं यहाँ मेरे साथ, वो है ल्यूड्स बप्तिस्ता, जो फॉर्मर CEO है वाटर एड के। उनके साथ बैठे हैं नितिया जैकब। नितिया जी मुसन्निफ़ है और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर इंदिरा खुराना, इन्होंने वाटर इश्यूज़ पे बहुत काम किया है और आज हमारे साथ ये बात करेंगी आबी ज़खायर जो शहरों के है उसके बारे में हमसे बातचीत होगी। तो उससे पहले जो हमारा फॉर्मेट है प्रोग्राम का, वो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है। हम चाहते हैं कि हम आपके सामने एक छोटी सी फिल्म रखें जिसमें हम ये बताएं कि आखिर फैक्ट्स हैं क्या। भारत के शहरों को आज पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना है। पानी की फराहमी नाकाफी है और कई बार तो फराहम किया जाने वाला पानी पीने के काबिल ही नहीं होता। शहरों में जमीनी और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। आबी ज़खायर कई तरह से मुफीद हैं, जैसे पीने के पानी, मछली और चारा की फराहमी, वाइल्ड लाइफ को सहारा देना और शहरों से बारिश के पानी की रफ्तार पर काबू पाकर सैलाबी कैफियत से बचाना। भारत के आबी ज़खायर मुख्तलिफ किस्म के हैं। झीलें, चश्मे, दलदली तालाब, मैंग्रोव्स और लगून्स। ये आबी ज़खायर 58.2 मिलियन हेक्टेयर रुकबे पर फैले हुए हैं। पिछले कई बरसों से शहरी आबी ज़खायर से इंसान की छेड़छाड़ एक संजीदा मसला बना हुआ है। आज पूरे मुल्क में फैले ये आबी ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता रियल एस्टेट में तब्दील किए गए हैं या फिर गलाजत और कूड़ा करकट फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे इनमें जहरीले कीमियाई अज्जा पहुंचते हैं। गंदे और आलूदा पानी के दखूल से इन आबी ज़खायर में कई तरह की घास फूस उगाती है, जो कि इनके लिए बर्बादी का पैगाम होता है। भारत के आबी ज़खायर को दरपेश खतरात ये हैं: आबी ज़खायर पर नाजायज़ तजावुज़ात, कैचमेंट इलाकों में कानकनी, आबी ज़खायर और कैचमेंट इलाकों की आलूदगी, ज़ेर ज़मीन पानी में कमी जिससे झीलों की सतह आब में कमी आती है। आबी ज़खायर के इंतज़ाम के लिए किसी इंतज़ामी फ्रेमवर्क का फुक़दान। ये हमारा पहला मजमुआ था जो हमने आपके सामने पेश किया कि हक़ाइक़ क्या हैं। मैं आपसे मिस्टर बप्तिस्ता साहब ये जानना चाहूँगा कि ये जो अर्बन वाटर बॉडीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके नज़दीक इनमें, और हम क्या फ्यूचर क्या है हमारा? ये अर्बन वाटर बॉडीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक जो है कि ये अर्बन वाटर बॉडीज़ नैसर्गिक हैं, पहले से ही वहाँ पे थे, और नैसर्गिक होने से और नैसर्गिक कारणों से वाटर बॉडीज़ बन गए थे। और जो बताया गया था कि इनकी जो कैचमेंट होती है, जहाँ पे रेनफॉल होके ये अर्बन वाटर बॉडीज़ क्रिएट हो जाते हैं, और यही कैचमेंट ग्राउंड वाटर, भूजल भी हो जो होता है, उसको भी रिचार्ज करती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है कैचमेंट और वाटर बॉडीज़ के बीच में, इसकी जानकारी लेके अर्बन प्लानिंग करना चाहिए। अभी बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में
ये ध्यान नहीं रखा गया है कि कैचमेंट जो एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग बनाने से, कैचमेंट को डिस्ट्रॉय करने से, इसको नाश करने से आबी ज़खायर पे असर पड़ता है, आपका अर्बन वाटर बॉडीज खराब होने वाले हैं। बिल्कुल। मिस्टर नित्या जैकब, आप हमें फैक्ट लिस्ट बता दीजिए अपना कि क्या हकाइक क्या हैं कि अर्बन वाटर बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है इस वक्त। जिस तरह से हिंदुस्तान में शहरीकरण हुआ है पिछले करीब 50 साल से, सब शहरों में तालाब थे, अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज़ के, जैसे कि लूड साहब ने कहा है। शहरीकरण के कारण करीब 50% तालाब नष्ट हो गए हैं और इनके नष्ट होने के कई कारण हैं। एक तो है कि एनक्रोचमेंट, जैसे कि हमने आपके फिल्म में देखा था कि रियल एस्टेट जो माफिया है और उनके जो बॉसेस हैं वो एनक्रोचमेंट करती हैं और धीरे धीरे वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, बस अड्डे और मॉल्स बन जाते हैं। तो दोनों प्लान्ड और अनप्लान्ड एनक्रोचमेंट होता है। दूसरा है प्रदूषण, और क्योंकि हमारा शहरीकरण का प्लानिंग कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, प्रदूषण के कारण जो रॉ सुएज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है शहरों से, वो ज़्यादातर इन तालाबों में छोड़ा जाता है, तो प्रदूषित हो जाते हैं। मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा डॉक्टर इंदिरा खुराना साहिबा, आप हमें ये बता दीजिए कि जो हमारा अपना रोल है इंसानों का, जो हमने छेड़छाड़ की इन आबी ज़खायर में, ये तो गवर्नमेंट की बात है, ये जो फ्रेमवर्क की बात है ये तो ठीक है, अपनी जगह है, मगर जो हमारा जो कंट्रोल में जो है हमारी चीज़ें, वो क्या है, क्या छेड़छाड़ की इंसानों ने? जैसे कि इन दोनों ने बताया और आपकी फिल्म ने भी बताया कि हकीकत ये है कि ये वाटर बॉडीज़, अर्बन वाटर बॉडीज़ जो हैं, इनकी हालत मतलब सीरियस है, काफ़ी चिंताजनक है, और ये एक फैक्ट है। दूसरी तरफ जो फैक्ट है, जो हमारा जोड़ होना चाहिए इन वाटर बॉडीज़ के साथ, कहीं ना कहीं हमारा वो रिश्ता पानी के साथ छूट गया है। जहाँ पे हमको पानी दिखा, या हम वहाँ पे कूड़ा करकट डंप करें या हम सूवेज उस पर डालें, जो भी हमारी गंदगी है हमें वो दिखता है कि हाँ भाई ये एक वाटर बॉडी है, उसमें हमको ये डंप करना चाहिए। हमारे पास कोई फैक्ट्स हैं कि क्या हुआ है इस वक्त, क्या पोजीशन है इस वक्त मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ की हमारी कंट्री में, शहरों में? कई शहरों में देखेंगे आप, जैसे नित्या साहब बता रहे थे कि जो वाटर बॉडीज़ जो आप सर्वे करेंगे 20 साल पहले जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे वाटर बॉडीज़, वो वहाँ पे है कि नहीं अभी। तो आप देखेंगे तो कई जगह पे तो वाटर बॉडीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वहाँ पे वो दिखाई भी नहीं देते हैं। झील के परिसर में जो हाउसिंग कॉलोनीज चालू हो गए हैं, और जो बिल्डर्स लोग एडवर्टाइज करते हैं कि लेक व्यू मिलेगा आपको या रिवर व्यू मिलेगा, अच्छा, उसके साइड्स में जो बन रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है कि कितना मीटर दूर से घर बांधना चाहिए, क्या हो सकता है वहाँ का हाउसिंग कॉलोनी का जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कैसे वो झील को पोल्यूट करेगा, और यही झील का पानी पूरा शहर को जाता है, तो उसको प्यूरिफाई करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये स्थिति हुई है हमारे अलग अलग शहर में। नित्या जैकब साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि ज़ेरी ज़मीन जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज थे और जो है उनका क्या हाल है? अंडरग्राउंड भूजल और सरफेस वाटर बॉडीज़ का काफ़ी गहरा रिश्ता है। जैसे कि शहरों में आप देखेंगे कि काफ़ी तालाबें थीं और वहाँ पे भूजल की स्थिति भी अच्छी होती थी, और ज़्यादातर जैसे दिल्ली में पुराने प्राचीन में लोग कुएं से पानी लेते थे, और कोई कनाल थे तो कनाल से पानी आता था, लेकिन ज़्यादातर लोग कुएं पे निर्भर थे। अब जैसे जैसे ये वाटर बॉडीज़ भर दिए गए हैं और नष्ट हो गए हैं, वो भूजल की जो लेवल है वो भी काफ़ी गिर चुका है। ये जो लोगों की ज़रूरत है पानी पर, डॉक्टर खुराना, आप हमें ये बता दीजिए कि जो इस वक्त पीने की पानी की किल्लत है और जो हमारी अर्बन वाटर बॉडीज़ है, इनमें क्या रिलेशन आपको लगता है? इनमें बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि अगर हम अपनी वाटर बॉडीज़ को अगर मेंटेन नहीं करते, जैसे कई सिटीज़ हैं जहाँ पे अर्बन वाटर बॉडी से ही वाटर सप्लाई मिलता था, पर जैसे कि नित्या ने बोला, अगर उसमें वो सूख गया तो आपको पानी कहीं ना कहीं से तो प्रोवाइड करना है, या तो आप ज़मीन के नीचे जाएंगे या आप और दूर जाएंगे अपने शहर से, आप फिर कनाल्स बिल्ड करेंगे, आप दूर दूर से पानी लेके आएंगे, आप जो फार्मर्स को पानी मिलना चाहिए वो पानी आप उस पे आप बोलेंगे कि नहीं भाई शहरों को पानी चाहिए इसलिए हमें वो पानी दीजिए। तो बहुत ही गहरा रिश्ता है, और तो बहुत ही ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट में अगर आप लोकल देखें तो अर्बन वाटर बॉडीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये हमारे हक़ाइक़ का एक मजमुआ रहा जो हमने देखा। हम अब जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जिससे हमारी जो शहरी आबी ज़खायर हैं
उनकी हालात अबतर हैं या कहीं कहीं जगह पर अच्छी भी है। इसके वजूहात जानने के लिए हम देखेंगे अपना सेगमेंट हकाइक का तज्जिया। आबी ज़खायर की तबाही या तनज़ुली के बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं, जैसे सैलाबों में कसरत, जमादात और नबातात की कई अक़साम का ख़ात्मा और पानी की क्वालिटी में कमी। कैचमेंट इलाकों का ख़त्म होना या इनकी तनज़ुली तमाम बड़ी अज़मों में आबी ज़खायर के ख़ात्मे का ख़ास सबब है। पानी की क्वालिटी में कमी से नापसंदीदा घास फूस और एल्गे की ज़बरदस्त नशोनुमा होती है। एल्गे की बहुतात जब सड़ जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन सरफ होता है, जिससे मछलियाँ और दीगर आबी जानवर इससे महरूम हो जाते हैं। नतीजा इनकी मौत। भारत के शहरी आबी ज़खायर में से अक्सर एल्गे की कसरत और जहरीली कसाफत से तनज़ुली का शिकार है। ऊंचे इलाकों में पाए जाने वाले आबी ज़खायर को भी खतरा लाहक है, जैसे कश्मीर में वुलर और डल को सियाहती सरगर्मियों से है। वाइल्ड लाइफ में गड़बड़, ठोस कूड़ा करकट से आलूदगी, तर्ज जिंदगी में तब्दीली और सकाफती विरसे का नुकसान। कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब कूड़े को किसी नज़दीकी आबी ज़ख़ीरे में फेंकना अब एक फैशन बन गया है, जिससे ऊंचे इलाकों की इन झीलों को खतरा लाक हुआ है। जी, ये था हमारी तरफ से तज्जिया। लूड साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं बड़े बड़े, जिनसे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि आखिर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मसाइल हैं जो दरपेश हैं आबी ज़खायर को। एक जो मैंने पहले ही बताया था कि जो नैसर्गिक जो संबंध है जल, ज़मीन और जंगल का, जी, एक इकोसिस्टम जो बनता है, इकोसिस्टम बनता है, उसको कैसे हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, शहर टाउन प्लानिंग हो रहा है वगैरह वगैरह, वो इकोसिस्टम को ध्यान दे के प्लानिंग का होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जहाँ पे रास्ता बनता है वहाँ पे सब हाउसिंग शुरू हो जाते हैं जी। कोई देखता नहीं कि रास्ते के बाजू में वो क्या ड्रेनेज बेसिन है कि कैचमेंट एरिया है कि क्या है वाटर बॉडीज़ का। तो जितना हम हमारे वाटर बॉडीज़ डिस्ट्रॉय करते जाएंगे उतना हमारा ग्राउंड वाटर लेवल्स नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि जो रेन वाटर हमें मिलता है और इस देश में काफ़ी रेन वाटर होता है, उसको हम कंजर्व नहीं करेंगे और सरफेस वाटर बॉडीज़ में कंजर्व करके उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने नहीं देंगे, तो अगेन यू आर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप, नैसर्गिक जो संबंध है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तीसरा जो चीज़ है जो काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि जो आपके वीडियो में बहुत अच्छा से बताया गया कि गार्बेज मैनेजमेंट, शहरी गार्बेज मैनेजमेंट, कि लोगों के एक कल्चर हुआ है कि वो कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं और वाटर बॉडीज़ नेचुरल गार्बेज डंप हो जाते हैं। ओके, ये एक सही बात है, एक तज्जिया की जो सॉलिड वेस्ट जो इसमें डंप किया जाता है, एक पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं नीता जैकब जी, कि जो एक लग रहा है कि हमारे तज्जिए में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है कि सॉलिड वेस्ट जो भी जनरेट होता है उसको हम अर्बन वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे लूड्स ने कहा कि क्योंकि गार्बेज डिस्पोजल हमारे शहर में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और जो भी हम गार्बेज डंप्स बनाते हैं वो ज़्यादातर लो लाइंग एरियाज़ को, कोई पुराने तालाब को या ऐसे कोई खुले स्थान को हम गार्बेज डंप बना देते हैं और धीरे धीरे करके वो गार्बेज माउंट बन जाता है। और आसपास के जो लोग हैं, जो तालाब के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको तालाब से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो था कि तालाब से वो पानी लेकर पीते थे या कुएं से पानी पीते थे, तो तालाब के देखभाल में उनका कोई इंटरेस्ट था। अब जब पाइप वाटर आ गया है तो उनको ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है और वो तालाब को सिर्फ रियल एस्टेट मान के देख के चलते हैं या गार्बेज डंप देख के चलते हैं। हम जो बोले डॉक्टर खुराना कि ये जो यूट्रोफिकेशन होती है झीलों की, न्यूट्रिएंट लोड आता है, ड्रेन्स सीधे झीलों और तालाबों में जाती हैं कई जगहों पर, और अदरवाइज़ भी जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स और मटेरियल्स इनमें जाती हैं, आपको क्या लग रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहिए हमें इनकी,
वो रीज़न है कि आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं वो रीज़न है, बैलेंस नहीं है हमारी जो अपकीप है? जस्ट एक सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। एक तो सोल्यूशन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस भी चाहिए, लोकल सोल्यूशंस भी चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये अलग शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने उसको हल नहीं किया। बर्लिन के पास एक छोटा सा शहर है जहाँ से उनका जो भी पानी है वो एक लेक से आता है और वो पानी को वो क्लोरिनेट भी नहीं करते और वो वहाँ पे टूरिज़्म भी चलता है, मोटराइज्ड बोट्स भी चलते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये हो सकता है, क्योंकि वो लोग अपने पानी को क्लोरिनेट नहीं करना चाहते, तो बिना कोई ट्रीटमेंट वो साफ़ पानी उन लोगों को वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं उनको मिलता है। सो दिस इज़ वन थिंग कि टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल। बाकी एक रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए, हम लोगों को भी रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना चाहिए ना। जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट और ओनरशिप, और जब उनको लगेगा नहीं कि भाई हाँ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी वाटर बॉडी है, ये मेरा शहर है, इससे मुझे ही सुकून मिलता है, मुझे ही आराम मिलता है, तब तक कुछ आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो मुझे लगता है। लूट्स, ये हमें बता दीजिए कि जो कानून मुख्तलिफ हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक रीज़न ये भी तो नहीं कि हम उन पे जो अमल, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा है? कानून है पर सही कानून नहीं है। जो स्थिति है हमारी, वो स्थिति को ध्यान में दे के उसके ऊपर एक कानून होना चाहिए। तो एक तो कानून है, कानून एक सैंक्शन बॉडी हो जाता है, ठीक। पर दूसरा एक चीज़ जो है कि सेल्फ रेगुलेशन, हम ये वाटर बॉडीज़ को कैसे मानते हैं, तो ये कानून से नहीं होगा। ये तो कानून से, एक कानून बोले तो कोई भंग करता है तो उसको आप सैंक्शन करेंगे कि ये नहीं कर सकते, ये आपको फ़ाइन होगा, या जुर्माना होगा, या और कुछ होगा। पर दूसरा भी एक चीज़ है कि वो नहीं करना चाहिए, वो कैसे हम लोगों के मन में डालें। ओके, नित्य, क्या एक स्टेटस रिपोर्ट है हमारे सामने कि है क्या स्टेटस और रीजंस क्या है, ताकि उस पे ही अमल करके हम आगे चलें? अगर आप ऑल इंडिया स्टेटस देखें तो लगभग जो शहरों में वाटर बॉडीज़ थे, जो तालाब थे, करीब 50% भंग हो गए हैं। अलग अलग कारण हैं उनके, जैसे हमने डिस्कस किया है। और जहाँ जहाँ कुछ बचे हैं, वो लोकल जो NGOs हैं या संस्थाएं हैं, उन्होंने कोर्ट में PIL फाइल किया है, तो उसके कारण कुछ बचे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ, जैसे लूड्स और इंदिरा ने बोला है, ऐसा कुछ लॉ नहीं है, फ्रेमवर्क लॉ या ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है जो कि लेक्स को बचाता है। अब जैसे हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है गवर्नमेंट का, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसके अंतर्गत भी देखा है कि जो काम किया है लोगों ने, उसमें भी फैसिलिटी है कि लेक को बचा के उसके लिए फंड्स मिलते हैं जी। लेकिन वो सारे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है। आपने दीवार बना दिया उसके चारों तरफ, या रोड बना ली उसके चारों तरफ, या सूअर बना लिया, तो ये उससे पानी का सुधार नहीं होता है। नहीं, क्योंकि एक हयातियाती मसला, एक लिविंग वाटर बॉडी होती है, इसके लिए एक लाइफ जो चाहिए वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ही कर सकती है, वो लैकिंग है, वो कहीं पे भी नहीं, वो नहीं अभी तक हिंदुस्तान में हमने एक भी जगह नहीं देखा है। शायद पुराना एक जो प्रोजेक्ट था, भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट, उसमें पहली बार किया होगा इंडिया में, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी नहीं हुआ है कि एक साइंटिफिक एनवायरमेंटली सेंसिटिव मैनेजमेंट हो इनका। ओके, हम अभी देखते हैं कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, हम कहाँ पर हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर हमने बात की। हमें कहाँ पर होना चाहिए था अर्बन, जैसे इन्होंने बोला कि बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले ही ऐसे माहौल में काम हुआ है कि ख़राब हुई थी हालत, डिटोरिएशन काफ़ी हो चुकी थी, मगर फिर भी वो बहाल हो गई। अब हम ये देखेंगे अपने सेगमेंट में कि हमारा विजन क्या होना चाहिए। कई शहरियों, गैर सरकारी तंजीमों और सरकारी इदारों ने सामने आकर कुछ आबी ज़खायर को बहाल करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। आबी ज़खायर की बहाली दो हिस्सों में की जा सकती है, एक कैचमेंट इलाके का इंतज़ाम और इसकी बहाली, और दूसरा खुद आबी ज़खायर की बहाली। रिहायशी और सन्नती इलाकों से आबी ज़खायर में सीवेज की रसाई को मुख्तलिफ तिब्बी, कीमियाई और हयातियाती तरीक़ों से रोका जा सकता है। आलूदा पानी ले जाने वाली ड्रेनों और नहरों के साथ वेजिटेशन बेल्ट, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, बेसन और मैक्रोफाइटिक फिल्टर्स बनाने से झीलों में न्यूट्रिएंट्स का बहाव रोका जा सकता है।
घास फूस की भरमार को रोकने के लिए भी तकनीक है, जिसमें पानी के न्यूट्रिएंट लोड को कम किया जाता है। न्यूट्रिएंट को इस पानी के साथ मिलाकर कम नुकसानदेह बनाया जा सकता है, जिसमें न्यूट्रिएंट की मिकदार इंतहाई कम हो। शहरी आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन नुक्तों पर ध्यान देना होगा। आबी ज़खायर की मिल्कियत, शहर में आबी ज़खायर की नक्शबंदी और इहाताबंदी, कौन से आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आबी ज़खायर के इर्द गिर्द हिफाजती जोन की नक्शबंदी और कैचमेंट इलाके की नक्शबंदी। ल्यूद से हमने अपने अहदाफ या जिनको हम टारगेट्स बोलते हैं कि क्या होने चाहिए, हम इसको एक बार फिर बहाल करने के लिए, एक बार फिर रिवाइव करने के लिए अपनी जो अर्बन वाटर बॉडीज़ है, आपके सामने क्या टारगेट्स हैं जो आप चाहते हैं कि होने चाहिए? जैसे हमने डिस्कशन भी किया था कि ये एक ही सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, इसके लिए काफ़ी लोगों को साथ में आना पड़ेगा जी। एक तो लोकल जो सोल्यूशन, जो लोग जो उस वाटर बॉडी के परिसर में रहते हैं जी, उन्होंने कैसा वो वाटर बॉडी को ओनरशिप लेना चाहिए और वो वाटर बॉडी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास पाइप वाटर आ गया तो मैं ये वाटर बॉडी को निगलेक्ट कर लेता हूँ। उसका एक चेंज एक लाना चाहिए। सेकेंड, जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बोले तो एक टाउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वाटर बॉडी एक ऐसा सीक्रेट सिचुएशन है हमारे शहर में जिसको हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसका प्रोटेक्शन भी इस तरह से करना चाहिए कि वो नैसर्गिक प्रोटेक्शन होना चाहिए, इकोलॉजिकल सोल्यूशन। हाँ। तीसरा जो है, आप जो रेगुलेशन की बात की हमने, कोई लॉ या पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके साथ सैंक्शन भी हो सकता है, तो काफ़ी इसमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक ही सोल्यूशन टेक्निक है, तो 3-4 थिंग्स को जॉइन करके एक प्रोग्राम या एक मिशन बना के ये पूरा रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़, अर्बन वाटर बॉडीज़ का बात करना, सेफ गार्डिंग और रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़ का कोई एक प्लान करना पड़ेगा। नित्य, आपका विजन क्या है? एक होलिस्टिक एक प्रोग्राम क्या होना चाहिए जिससे अर्बन वाटर बॉडीज़ का जो नुकसान हुआ है वो हुआ है, मगर आगे इनका नुकसान किसी तरीके से बच जाए? क्या किया जाना चाहिए? कई पॉइंट्स तो लूड्स ने कवर किए हैं। मेरा मानना है कि एक तो हमें लोगों को पानी से जोड़ने की ज़रूरत है फिर से दोबारा। जैसे कि पहले अगर लोग वहाँ से पीने का पानी लेते थे, तो अब शायद पीने की ज़रूरत, वो पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या लाइवलीहुड के लिए लोगों को अभी भी पानी, वो तालाबों की ज़रूरत है। तो किसी तरह अलग अलग तरीके ताल्लुक जोड़ा जाए, लोगों को समझाया जाए कि इसकी कितनी अहमियत है। जी जी जी, आपके नज़रिए क्या विजन है आपका? हमें छोटे छोटे बैटल्स को जीतना चाहिए, नॉट कि हमने पूरा युद्ध जीतना एक साथ। वी वांट टू विन द कंप्लीट वॉर। छोटे छोटे अगर हम विक्ट्रीज लें, जो सबसे इजी है, मे बी उस बेसिस पे अगर हम प्रायोरिटी रखें कि जो सबसे इजी है, जो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिसमें बहुत सारी मेहनत नहीं लगेगी, उसको रिवाइव और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये हमने विजन का बात किया, अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिंग द विजन, जो अमल दरामद है इसका असल, जो आपने विजन दिया, अमल दरामद कैसे हो, मुख्तसरन आप बताएं। काफ़ी उदाहरण है। मैं जब दिल्ली में आया था तो अखबार में पढ़ा था कि ये पोचनपुर जो गांव है द्वारका के साइड पे, वहाँ के युवक लोग ने उनका वाटर बॉडी को रिवाइव किया था। वे तो एक युवक था जो बैंक में काम करता था, पर उसको लगा कि ये पानी का हमारा जो बॉडी है जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम कैसे साफ़ करें। उन्होंने सब युवकों को यूनाइट करके वो ओनरशिप ले लिया गवर्नमेंट से कि हम इसका ओनरशिप लेने वाले, इसको हम रिवाइव करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे एग्जाम्पल जो इंदिरा मैडम, डॉक्टर इंदिरा खुराना बता रही थी कि ऐसे छोटे एग्जाम्पल से इनको एक उदाहरण करना चाहिए, एक इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन करना चाहिए। ये सही बात है, हमको शुरू करना है। नित्या जी, आप कैसे चाहेंगे आपका विजन जो है वो उस पर अमल हो? मेरा होगा कि पहले तो जो हमारे वाटर बॉडीज जो बचे हैं उनकी जांच की जाए और मैप करके फिर एक प्लान बनाया जाए कि शहर लेवल पे आप वाटर बॉडीज़ के कौन से बचा सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं आप, और एक पूरा एक स्ट्रेटजी बना के फिर आगे बढ़ें। और उसमें लोग, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर,
जो NGOs हैं वो सारे शामिल होने चाहिए इस हम प्लान में। डॉक्टर इंदिरा खुराना, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बच्चों को हम कैसे जोड़ सकते हैं अर्बन वाटर बॉडीज? मैं आपको वही बताना चाह रही थी, मेरा आगे वही था कि बच्चों को साथ में इसको जोड़ना, स्कूल में जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स करना, एक्सपोजर विजिट करना, उनकी थोड़ी सी मतलब मदद लेना इसको रिवाइव करने में, प्रोटेक्ट करने में। और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेंजर्स, क्योंकि अगर स्कूल में जो उन्होंने सीखा, घर जाके मजाल के माँ बाप उस चीज़ को माने ना, हाँ ना माने, तो वो ऑल ऑफ अस एज पेरेंट्स, वो तो हमें मालूम है मुश्किल होता। बिल्कुल सही, आपने सही बात करी। और हमारा मुस्तकबिल जो वाबस्ता है वो बच्चों के साथ है, और हमें चाहिए कि हम बच्चों को अपनी जो अर्बन वाटर बॉडीज़ हैं उनकी अहमियत समझाएं और इनको समझाएं कि हमें आगे जाके कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारे आस-पास में, आस पड़ोस में हमारी जो ये आबी ज़खायर जो हमारे हैं वो नहीं होंगे। तो ये एक मैसेज है हमारी तरफ से सब लोगों के लिए कि आएँ हम सब मिल के अपने जो शहरी आबी ज़खायर हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हो जाएं और एक कदम बढ़ाएं आगे की तरफ। आज अपनी बात में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।